नमस्कार दोस्तों, गौरक्षा एक ऐसा शब्द जो भारत में सिर्फ एक धार्मिक भावना ही नहीं है। यानी अगर इतिहास उठाकर देखिए, 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन था तो पहली बार गौरक्षा आंदोलन संगठित रूप में सामने आया। 1893 में उत्तर भारत के कई शहरों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बड़े दंगे हुए। कारण वही था, यानी गाय और उसका उपयोग। यानी आजादी के बाद भी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ। 1966 में दिल्ली में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग लेकर संतों और संगठनों का बड़ा आंदोलन हुआ, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे। और फिर 2010 के बाद के सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां गौरक्षा के नाम पर भीड़ ने खुद कानून हाथ में लिया। कई मामलों में हिंसा हुई और जाने गई, जिसके चलते भारत के कई राज्यों में गौहत्या पर सख्त कानून बनाए गए। यानी संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है राज्य को पशुओं की रक्षा की जिम्मेदारी देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कानून मौजूद है तो सड़कों पर फैसला कौन कर रहा है। यानी एक तरफ हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो जहां उसकी रक्षा आस्था और परंपरा से जुड़ी है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में पशु और व्यापार और मांस से जुड़ी एक अलग जीवन शैली और रोजगार का सवाल है। और अब ये दो रियलिटी आमने सामने आती हैं, तो टकराव सिर्फ विचारों का नहीं, जमीन पर दिखने लगता है। यानी भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन उसी देश में लाखों आवारा गायें सड़कों पर घूम रही हैं, किसानों की फसल खा रही हैं। तो असली सवाल क्या है? क्या गौरक्षा सच में आस्था की रक्षा है, या फिर इसके नाम पर कुछ और भी चल रहा है? यानी अब अगर हमें इस मुद्दे को समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ तक जाना होगा कि आखिरकार गाय को इतना महत्व मिला कहां से। यानी धर्म के स्तर पर देखें तो वेदों और पुराणों में गाय का जिक्र सिर्फ एक जानवर के रूप में नहीं मिलता, उसमें अधन्या कहा गया, यानी जिसे मारा न जाए। और वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में गाय को समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया, जबकि महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी गाय की रक्षा को धर्म से जोड़ा गया। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो समझ आता है कि ये सिर्फ धार्मिक भावना नहीं थी, बल्कि उस समय की जरूरत भी थी, क्योंकि प्राचीन भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी और उस कृषि व्यवस्था में गाय का रोल बहुत बड़ा था। यानी दूध, घी, गोबर, खेती में बैल, हर चीज में गाय जुड़ी हुई थी। यानी धीरे धीरे एक चीज जो आर्थिक रूप से जरूरी थी और वही धार्मिक रूप से पवित्र भी बन गई, और यहीं से गौ माता का भाव समाज में गहराई से बैठ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है, अगर एक तरफ हिंदू धर्म के ग्रंथों में गाय को लेकर इतनी विस्तृत चर्चा मिलती है, तो सवाल उठता है दूसरे बड़े धर्म इस्लाम में इस विषय को कैसे देखा गया है। क्योंकि भारत जैसे समाज में जहां अलग अलग धर्म साथ रहते हैं, वहीं से कई बार टकराव भी पैदा होती है। यानी इस्लाम के प्रमुख ग्रंथ कुरान में गाय का जिक्र सीधे पूजा या पवित्रता के रूप में नहीं मिलता, बल्कि उसे एक जानवर के रूप में देखा गया है, जिसका उपयोग इंसान अपनी जरूरतों के लिए कर सकता है। यानी कुरान की एक पूरी सूरह का नाम ही अल बकरा है, जिसका अर्थ होता है कि गाय। लेकिन उसमें गाय को पूजनी नहीं बताया गया, बल्कि एक घटना के संदर्भ में उसका जिक्र आता है। यानी इस्लाम में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत कुछ जानवरों का मांस खाना जायज माना गया है और कुछ पर रोक है। यानी गाय उन जानवरों में शामिल है जिसका मांस खाने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात आती है। यानी इस्लाम में एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी समाज या जगह पर किसी चीज से दूसरे की धार्मिक भावना आहत होती है तो उससे बचना चाहिए। यानी अलग अलग इस्लामी विद्वानों ने कई बार ये राय दी है कि ऐसे समाज में जहां गाय को लेकर गहरी आस्था हो, वहां संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है। अब यहीं से एक इंटरेस्टिंग रियलिटी सामने आती है। यानी एक तरफ हिंदू धर्म में गाय आस्था और पूजा का केंद्र है, दूसरी तरफ इस्लाम में गाय एक पशु है जिसका उपयोग जीवन यापन और भोजन के लिए हो सकता है। यानी दोनों धर्मों का दृष्टिकोण मूल रूप से अलग है, और जब ये दोनों सोच एक ही समाज में साथ रहती है तो टकराव की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ इतिहास में कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां अलग अलग समुदायों ने एक दूसरे की भावना का ध्यान रखते हुए समझौते भी किए हैं। यानी कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है, बल्कि समझ और संतुलन की भी है, और शायद यही इस पूरे मुद्दे का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ हम सीधे वर्तमान में
आते हैं, यानी जहां कानून की भूमिका शुरू होती है। यानी भारत में गौ हत्या को लेकर कोई एक समान कानून नहीं है, हर राज्य के अपने नियम हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध है, यानी 2020 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून को और कड़ा किया, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए गए। जबकि गुजरात में गौ हत्या पर उम्र कैद तक का भी प्रावधान है। जबकि वहीं केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नियम अलग है, वहां कुछ शर्तों के साथ पशुवध की अनुमति है। यानी एक ही देश में एक ही विषय पर अलग अलग कानून चलते हैं। अब यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है कि जब एक राज्य में कोई चीज पूरी तरह से इनलीगल हो जबकि दूसरे राज्य में अलाउड हो, तो ग्राउंड लेवल पर भी लोगों के परसेप्शन भी अलग हो जाते हैं। यानी अगर ग्राउंड रियलिटी पर बात करें तो पिछले कुछ सालों में यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां गौरक्षा के नाम पर लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और कई मामले में भीड़ ने खुद ही सजा देने की कोशिश की। जैसे 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में एक घटना हुई जहां एक व्यक्ति पर गौमांस रखने के शक में भीड़ ने हमला कर दिया। 2017 में राजस्थान के अलवर में पहलू खान का मामला सामने आया जहां गाय ले जाने के आरोप में हमला हुआ। यानी ऐसी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आई और एक ही पैटर्न दिखने लगा कि कई बार सिर्फ शक के आधार पर लोगों को रोका जा रहा है और कानून का फैसला सड़क पर ही किया जा रहा है। यानी अब सवाल ये नहीं कि घटना हुई या नहीं, सवाल ये है कि पैटर्न क्यों बन रहा है और यहीं पर सिस्टम की भूमिका सामने आती है। यानी कानून होने के बावजूद अगर इन्फोर्समेंट कमजोर हो या लोगों का भरोसा सिस्टम पर कम हो तो कई बार लोग खुद ही एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हर घटना एक जैसी नहीं होती। कुछ मामले में इनलीगल ट्रांसपोर्ट या स्मगलिंग भी पकड़ी गई है। यानी ग्राउंड रियलिटी पूरी एक तरफा नहीं है। अब अगर इस मुद्दे को इकोनॉमी से जोड़कर देखें तो एक और लेयर सामने आती है। यानी भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और डेयरी इंडस्ट्री लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है, यानी आवारा गायों की। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों की संख्या में आवारा पशु सड़कों पर, खेतों में घूम रहे हैं। कई किसान बताते हैं कि फसल बचाने के लिए उन्हें रात भर जागना पड़ता है क्योंकि ये पशु खेत को नुकसान पहुंचा देते हैं। सरकार ने गौशाला में शेल्टर होम जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन ग्राउंड पर कैपेसिटी और मैनेजमेंट की कमी अक्सर सामने आती है। यानी एक तरफ हम गौरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ उस गाय के लिए सस्टेनेबल सिस्टम बनाने में भी संघर्ष कर रहे हैं। अब यही पूरा डिबेट खड़ा होता है। यानी एक पक्ष कहता है गाय हमारी आस्था है, उसकी रक्षा करना जरूरी है, जबकि वहीं दूसरा पक्ष कहता है कानून पहले से मौजूद है लेकिन उसके नाम पर हिंसा या भीड़ द्वारा कार्रवाई किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराई जा सकती। और बीच में खड़ा है आम इंसान, कभी कंफ्यूजन में है तो कभी डर में तो कभी मजबूरी में। यानी इस मुद्दे को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो सिर्फ गाय का सवाल नहीं है, ये सवाल है आस्था, कानून और जमीन की हकीकत के बीच का बैलेंस का, जहां एक तरफ भावना है तो दूसरी तरफ व्यवस्था की चुनौती। और शायद जब तक ये तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक ये फैसला ऐसे ही खड़ा रहेगा। यानी फ्रेंड्स, अब तक आप ये पूरी तस्वीर देख चुके हैं। धर्म के शास्त्र भी सामने आए, कानून भी सामने आए, जमीन की सच्चाई भी सामने आए और वो घटनाएं भी जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। तो सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या गौ रक्षा सच में हो रही है या सिर्फ उसके नाम पर एक भावना को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि अगर सच में रक्षा हो रही होती तो गाय सड़क पर प्लास्टिक नहीं खा रही होती, किसान रात भर खेतों में जाग नहीं रहा होता और कानून सड़क पर भीड़ तय नहीं कर रही होती। यानी सच्चाई शायद इतनी सीधी नहीं है। यहाँ धर्म भी है, यहाँ राजनीति भी है, यहाँ रोजगार भी है और कहीं न कहीं एक अधूरी व्यवस्था भी है। और सबसे खतरनाक बात यही है, जब कोई मुद्दा आस्था, पहचान और डर तीनों से जुड़ जाता है तो सच धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और सिर्फ शोर बचता है। अब फैसला आपका है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? आस्था के रूप में, कानून के रूप में या एक ऐसे सवाल के रूप में जिसका जवाब अभी भी अधूरा है? क्योंकि गौरक्षा का असली जवाब शायद किसी नारे में नहीं है बल्कि उस खामोशी में छुपा है जहां कोई गाय बिना आवाज के सड़क के किनारे खड़ी है। और इसी पूरे वीडियो की कंक्लूजन के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सच में गौरक्षा धर्म है या पॉलिटिक्स? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना।
ना फ्रेंड्स। और इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल वीएम सानी को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और हाँ, यदि आप ऐसे ही सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, करंट इशू एंड रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।